हेलो स्टूडेंट्स। आज अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट की सेकेंड यूनिट लेकर के आए हैं और वो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, लेखांकन अवधारणाएं, सिद्धांत एवं परंपराएं। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में पक्का पक्का एक क्वेश्चन आपको मिलता है। तो मैं कह सकता हूँ 90% चांसेस इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आने के बनते ही बनते हैं, और कभी कभार दो क्वेश्चन भी देखे गए हैं इसी एक यूनिट से। तो हम इसकी लगभग 3 या 4 वीडियोस बनाने वाले हैं और उन 3-4 वीडियोस के बेसिस पर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट की अगर बात करूँ तो इसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यानी लेखांकन अवधारणाएं, प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत, और कन्वेंशंस यानी कि परंपराएं। क्या है ये दोनों ये चीज़ें, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस क्या है? तो ये इन पर बेहतर चर्चा के लिए हम आगे चलते हैं, अपने एक एक इंडिविजुअल इनको समझते हैं कि क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं। तो पहले दिया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, लेखांकन की अवधारणा। क्या अवधारणाएं हैं लेखांकन की? तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर अजम्पशंस, यानी ये केवल मान्यताएं हैं, जरूरी नहीं है कि इसे आप फॉलो ही करें। ये आपको बताया गया है कि इसे इस तरह से करना चाहिए, इसे फॉलो करना चाहिए। अब आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ऑन द बेसिस ऑफ विच, जिसके बेसिस पर, जिसके आधार पर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपने वित्तीय विवरण तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। These are just assumptions कि आपको ऐसा करना चाहिए या आप ऐसा कर रहे होंगे। These are assumptions. बात करें कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग में ही कि आखिरकार ये क्या है, कॉन्सेप्ट ये क्या? तो कॉन्सेप्ट मीन्स आइडिया, और आइडिया और नोशन, आइडिया और नोशन विच इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन, विच हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन क्या है? हम इसे वैश्विक आधार पर अपनाने की बात कर रहे हैं। वैश्विक आधार पर अपनाया जाता है, नहीं ये हम ही नहीं, ये पूरे विश्व में इसी टाइप की कॉन्सेप्ट, इसी टाइप की अवधारणाएं बनी हुई होंगी। ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फॉर्मुलेटेड। लेखांकन अवधारणाओं के आधार पर ही लेखांकन सिद्धांतों को बनाया जाता है। लेखांकन के सिद्धांतों को, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही बनेंगे। मतलब समझना कि कॉन्सेप्ट्स को हम जब रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस में ले आएंगे तो वो हमारे लिए प्रिंसिपल बन जाएंगे। हमें हमें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास में एक मॉरल एजुकेशन, मॉरल साइंस कह सकते हैं, या बताया जाता है कि आपके नैतिक कर्तव्य क्या है, आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड डू व्हेन व्हाट शुड नॉट डू, क्या करें और क्या ना करें, ये आपको बताया जाता है। तो आखिरकार अगर ये बात पूछी जा रही है आपसे कि ये बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आपको ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, तो ये आपको एक विजन दिया जा रहा है कि इस तरह से काम करना चाहिए। जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप तो बोलते थे, होमवर्क नहीं करके लाते हैं तो सबसे पहला ही बहाना होता है, सर कर तो लिया लेकिन कॉपी घर पे रह गई, या सर कहीं जाना पड़ गया था, बाहर चले गए, जाते ही कई बात, ये आप बचपन से सीख जाते। क्या है ये आप उन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट जो आप अपने रूटीन में अपना लेते हैं, वो आपके लिए क्या बन जाते हैं? आपके प्रिंसिपल्स, आपके सिद्धांत।
कुछ लोगों के सिद्धांत होते हैं कि नहीं, मैं रिश्वत नहीं लूंगा, तो वो कॉन्सेप्ट भी है और आप उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो वो आपका प्रिंसिपल भी बन जाएगा। तो दीज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बोल चुका मैं आपको कि ये सिद्धांत अवधारणाओं पर ही आधारित होते हैं। इट इज एसोसिएटेड विद एक्सप्लेनेशन, it is associated with the explanation of the current practice and is a guide for selection of conventions। ये सिद्धांत वर्तमान अभ्यास के स्पष्टीकरण के साथ जुड़े हुए हैं। वर्तमान अभ्यास का मतलब क्या है? अभी आप करंट में किसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप उसे रूटीन प्रैक्टिस में जुड़े हुए हैं अपने साथ? अगर आप उन कॉन्सेप्ट्स को रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो यस ऑफ कोर्स इट इज टू बी कंसीडर्ड एज प्रिंसिपल, उसे ही सिद्धांत कहा जाएगा। जो कॉन्सेप्ट रेगुलर बेसिस पर अपनाए जाएंगे कॉल्ड प्रिंसिपल्स, वो आपके प्रिंसिपल्स बन जाएंगे। और यही प्रिंसिपल्स आपको परंपराएं या परंपराओं के चयन में सहायता प्रदान करेंगे। आपको बताएंगे कि कौन सी परंपराओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्या उनका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट से बने क्या? कॉन्सेप्ट से बने प्रिंसिपल। अब आई परंपराएं की कन्वेंशंस क्या है? इनकी उत्पत्ति लेखांकन सिद्धांतों से होती है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल से होती है। बताया भी था मैंने आपको, क्या बताया था कि कॉन्सेप्ट से बनेंगे, कॉन्सेप्ट से बनेंगे प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स से बनेंगे कन्वेंशंस, अवधारणाओं के बेसिस पर बनेंगे सिद्धांत, और सिद्धांतों के आधार पर बनेंगे परंपराएं। तो इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशंस आर डिराइव्ड बाय कंटिन्यूअस यूसेज। जब आप रूटीन में अपनी प्रैक्टिस लिए हुए हैं, उस प्रैक्टिस को आप लंबे समय तक चलाते हैं, तो वो क्या बन जाती है? आपकी अकाउंटिंग। परंपराएं लेखांकन सिद्धांतों को लगातार यूज में लेने से होती है। उनको लगातार उपयोग में आप लेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? परंपरा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और है। देखिए, मैं एक छोटी बात समझाऊं आपको बहुत आसानी से। ये एक बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि आप जीवन में आए हैं तो शादी भी होगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट, आप उसे फॉलो कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है। करेंगे या नहीं करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन यू। इसलिए कॉन्सेप्ट, जब जब शादी होगी, अब ये एक रूटीन प्रैक्टिस आ गया है, तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ये प्रिंसिपल भी बन गए। प्रिंसिपल बन गए मतलब कैसे? कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का जब 25-26 साल में अपने आप को थोड़ा सेटल कर लेता है, तो माँ बाप उसके पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं, शादी की उम्र हो, चलिए चलो करो। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब 25-26 की शादी, 25-26 की उम्र में शादी की एज मानी जा रही है कि 25 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल। दिस इज द कॉन्सेप्ट। इस तरह से आप ये एज डिसाइड की, किसने करी है डिसाइड? ये क्या ऊपर से लिखी हुई है ये है हमारे शास्त्रों में कि नहीं सब इतने टाइम पर शादी मैरिजेज हो जानी चाहिए? नहीं, नहीं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बना लिया आपने। ये कॉन्सेप्ट है, शादी करना है, कितनी एज पर करना है ये भी आप ही ने डिसाइड किया है, तो कॉन्सेप्ट यही है। अब आप जब इन्हीं को 25, 26, 27, 28 इनको फॉलो कर रहे हैं, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स में आ जाएगा कि 25, 26, 27, 28, 29 ये एज ठीक है। लेकिन कोई भी लड़का या लड़की 30, 32, 33 पार कर जाता है तो फिर एक सवालिया चिन्ह लग जाता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको, ठीक है, बट ह्यूमन टेंडेंसी है। 35 की उम्र में जाकर के शादी नहीं हो पाएगी। आप, मैं गलत कह रहा हूँ या नहीं, आप खुद समझे इस बात को
कि क्या सच्चाई है इस बारे में। ह्यूमन टेंडेंसी क्यों है क्यों नहीं है ये पता नहीं, ये किसी को लेना देना नहीं कि यार 35 तक क्यों नहीं हुई। अरे वो पढ़ रहा था भाई, पढ़ रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क है, सवालिया चिन्ह है 35 तक। तो इसका मतलब आपने एक कॉन्सेप्ट को प्रिंसिपल बना लिया कि 30 इज द मैक्सिमम एज, वहां तक एक ठीक ठाक पोजीशन है। अगर उससे आप क्रॉस कर रहे हो तो फिर उसको अलग सेंस में देखा जा रहा है। अच्छा, परंपराएं क्या है? परंपराएं क्या है? ठीक है, परंपरा एक एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कि मैरिजेस होंगी तो एक शादी पार्टी ऑर्गेनाइज की जाएगी, बहुत सारे लोगों को बुलाया जाएगा, है, जीवन किया जाएगा। ये एक ट्रेडिशन चला आया है। क्यों? कोर्ट मैरिजेस नहीं हो सकती? हो तो सकती है, लेकिन करते नहीं लोग, है? कई करते होंगे कई, लेकिन वो क्या कहलाती है, भाग की शादी की है, नहीं क्या? तो एग्जाम्पल है इस तरीके का, ये एक सेटेड है, तो आपने उनको परंपराएं बना दी कि रीति रिवाज के साथ में विवाह किया जाएगा, शादी की जाएगी, रीति रिवाज जरूरी हो गए। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका हमको लॉजिक ही नहीं पता है, डोंट नो अबाउट दिस, हमको नहीं पता। जैसे एक छोटा एग्जांपल दूं मैं आपको इसी चीज का ही, कि सबकी परंपराएं से हर एक व्यक्ति की अलग अलग सोच है। मैं एक छोटा एग्जांपल फिर से लूं, थोड़ा एग्जांपल अलग है, हो सकता है आपको अजीब सा भी लगे। डेथ की बात करते हैं कि किसी किसी धर्म में जब डेथ हो जाती है तो किसी धर्म में किसी व्यक्ति को जलाना सब उचित समझा जा रहा है, तो किसी धर्म में उसे दफनाना उचित समझा जा रहा है। कई कई तो ऐसे समाज भी हैं, ऐसी भी है कि वो बॉडी को एक जगह पे छोड़ आते हैं। और शायद मैं अगर ठीक बोल रहा हूँ तो पारसी समाज है ऐसा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट मैंने सुना है ऐसा कि वो लोग क्या करते हैं कि एक जगह बनी हुई होती है, वहाँ पे उसको छोड़ देते हैं, बॉडी वहाँ छोड़ जाते हैं, और चील कौवे वगैरह जो होते हैं वो लोग उसे खा जाते हैं, नोच नोच के खा जाते हैं बॉडी को। तो ये क्या है? हमको तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ये क्या हो गया। हम सोच रहे हैं जलाना बेहतर है, वो बोलता है जलाना नहीं, दफनाना ज़्यादा बेहतर है। तो हर एक समाज की अपनी अपनी सोच है, परंपराएं बना ली गई है, ये परंपराएं बनी गई है। क्यों चल रहा है, क्यों हो रहा है, कोई नहीं जानता। क्या सच्चाई है क्या नहीं, नहीं जानते। इसका मतलब जैसे अब मैं वापस अपने पुराने एग्जाम्पल पे आऊँ, शादी के बेसिस पे ही। आप पुराने अपने दादा दादी से सुनोगे बातें, किससे, तो दादा दादी बताते थे कि जिस दादाजी से पूछो कि आपकी शादी के बारे में, तो वो बोलते थे हमने देखा ही नहीं तुम्हारी दादी को, फिर तो शादी के बाद देखा है हमने, देखते ही नहीं थे। उनके पिताजी, दादाजी के पिताजी बस तय करके आ गए कि हाँ इस जगह शादी होगी, बस हो गई, ठीक है। आप बोल भी नहीं पाते थे घर में कब होगी, ये भी डिसाइड नहीं कर पाते थे। आज के बच्चे को तो 25 में बोल दो शादी, बोले अभी नहीं कर रहे, 28 में करेंगे। तो ये टेंडेंसी है, ये सोच है, यानी कि ये चीजें अब क्या हो रही है, धीरे धीरे बदल रही हैं। दादाजी के समय पे ये दूसरा चीज थी, फिर उसे आगे बढ़ाया। पिताजी माताजी की जब शादी हुई तो उन्होंने देखा तो सही एक दूसरे पे, बट इंटरप्शन नहीं किया कि घर वालों के खिलाफ जाके नहीं बात हो सकती। उन्होंने कह दिया ये फाइनल है, बस देख ले, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। अब आपके टाइम पर तो आप खुद ही पसंद कर लेते और घर आके बताते हैं कि ये है। कई कई तो छोड़ो, आगे क्या बोले। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीजें बदल रही है, हमें इस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हमें भी चेंज होना पड़ेगा, यानी हमको अपनी परंपराओं को परिवर्तित करना बहुत जरूरी है। तो ये आवश्यक नहीं कि लेखांकन परंपराएं संपूर्ण विश्व में एक जैसी ही चलती हो, इसे समय समय पर बदलना भी पड़ता है। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन नीड नॉट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जरूरी नहीं है सब जगह एक ही जैसी चलती हो, चेंज भी हो सकती है। कोई कौन सा कॉन्सेप्ट को रेगुलरली अपनाए तो उसकी परंपरा बन जाए, कोई दूसरा अपनाए तो किसी और के लिए चीज बन जाए। अकाउंटिंग बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व में जो अकाउंटिंग बॉडीज बनी हुई है, में चेंज क्या कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है किसको, अपने कन्वेंशंस को, टू इम्प्रूव किस बात के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूवमेंट द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। लेखांकन में सुधार करने हेतु लेखांकन परंपराओं, ये परंपराओं क्या है, परंपराओं कर देना, ठीक है ना,
परंपराओं को परिवर्तित भी कर सकती है। चेंजेस आर पॉसिबल। तो हम अपने वक्त के अनुसार उसे बदलेंगे, जरूरी भी। तो आइए हम अपने वापस से चर्चा करें। तो हमने इसको पार्ट में बांटा, और जो पार्ट में बांट रहे हैं वो सबसे पहले किसको बांट रहे हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। बहुत सारी बुक्स आप पढ़ेंगे तो बुक्स के अंदर, कई किताबों के अंदर, क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन कर पाना बहुत मुश्किल है कि व्हाट इज टू बी कंसीडर्ड एज कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस। कौन से कॉन्सेप्ट हैं, कौन से प्रिंसिपल हैं, कौन से कन्वेंशन है, क्योंकि ये डिफरेंट है। तो पहले बहुत सारी बुक्स में अलग 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 छपता था, किसी ने किसको कॉन्सेप्ट मान रखा था, किसी ने किसको सिद्धांत मान रखा था। बट अब हमारे लिए बहुत बढ़िया हो गया है कि अब जो बुक्स छप रही हैं 90% किताबों में अब ये वर्ड्स अलग अलग नहीं है, यानी कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस एक ही है, कोई अलग नहीं है। अरे भाई कॉन्सेप्ट से ही तो निकला है सब कुछ, तो इसलिए अलग अलग नहीं है, एक ही है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स आर वन ऑफ द सेम थिंग, ये एक ही है, ये एक ही रहेंगे, लेकिन कन्वेंशंस अलग है। ठीक है, तो हमने अभी जो हम पढ़ रहे हैं अभी वो कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स पर। ठीक है, अब कई सारे कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स हैं। क्या कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स है हमारे पास? सर ये क्या लिख दिया? अरे भाई मोबाइल होता है ना, सेल फोन, कितने तरीके के सेल फोन आते हैं? दो तरीके के, एक होता है सीडीएमए और एक होता है जीएसएम। सीडीएमए, अरे भाई जियो फोन सुनते हो क्या? हाँ, जियो फोन जो सुनते हो उसमें जियो की सिम लगी हुई आती है। अब आपने फोन खरीद लिया 1500 रुपए में, और फिर आपने क्या किया, जियो की सिम बदल करके दूसरी सिम डाल दी, चलेगा क्या? डाल ही नहीं सकते आप दूसरी सिम। इसका मतलब दो तरीके, और एक आप खरीद के लेकर के आते हो जो फोन, उसमें आप क्या करते हैं, अपनी कोई सी भी सिम बदल सकते हैं। आज जियो की लगा लिए, जियो नहीं पसंद आया वोडाफोन की लगा ली, एयरटेल की लगा ली, जो आपकी इच्छा हुई वो लगा सकते हैं। तो इसका मतलब दो तरह से हमने अपने सेल फोन्स को बांट रखा है, एक सीडीएमए होता है, एक जीएसएम होता है ना, जिसमें सिम बदली जा सकती है, किसी में नहीं बदली जा सकती। तो हम इसको इस तरह से याद रखेंगे। तो हमने कहा कि हमारे प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट भी इसी तरह से याद रखने का तरीका बता रहा है। सी डी एम ए और जी एस एम, 4 और 3 7, और ये दो अलग और याद रख लेना, क्या है? पी आर, पी आर। ठीक है, तो चलते हैं आगे, इनको समझना शुरू करते हैं कि आखिरकार ये क्या है। सी सी डी एम ए, आज इस वाली क्लास में सिर्फ सी डी एम ए तक ही होगा, सिर्फ वहीं तक हम डिस्कस करेंगे। तो अभी उसमें से सी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट, सी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट, या फिर इसे एक और नाम से जानते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, लागत या ऐतिहासिक लागत अवधारणा। मैं बहुत आसान शब्दों में समझाऊं यार इसको, बहुत बहुत इजी काम है। ठीक है, आप जब फिक्स एसेट परचेज करते हैं ना, तो फिक्स एसेट परचेज करने के बाद आप एसेट को बुक्स में किस वैल्यू पे दिखाते हो? जितने पे परचेज किया है, ऑब्वियस है, जितने पे परचेज किया उतने पे दिखाते हैं। उसको कहते हैं एक्विजिशन कॉस्ट, से किस नाम से जानते हैं? एक्विजिशन कॉस्ट, यानी क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने पर एसेट परचेज करी है, जितने पर एसेट परचेज करी है, आप उस एसेट को उस ही वैल्यू पर दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी एसेट को रिवैल्यू नहीं कर सकते। यानी मार्केट में, जैसे मैं एक थोड़ा एग्जांपल देता हूं आपको, और ये ह्यूमन टेंडेंसी, क्या ये मार्केट ट्रेंड है बेसिकली, ये चलता है ऐसा। आप नई गाड़ी परचेज करके लेकर के आते हैं शोरूम से, न्यू ब्रांड गाड़ी परचेज करी है आपने, अभी शोरूम से निकाली, निकालने के 1 डेढ़ महीने 2 महीने बाद आप बेचने जाएंगे, या मैं तो कहता हूँ कि आपने शोरूम से गाड़ी बाहर निकाल ली, 8 लाख रुपए में गाड़ी परचेज करी है, 2 दिन 3 दिन बाद आप गाड़ी को बेचना चाहते हैं, 8 पूरे मिल जाएंगे आपको? 8 लाख पूरे पूरे मिलेंगे? नहीं मिल पाएंगे। सर कहा जाता है कि गाड़ी शोरूम से निकली और उसकी 20 25% 30% तक की, कई कई की वैल्यू तो 30% रिड्यूस हो जाती है, 30% वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, घटा देते हैं 30%।
जबकि आप एक नॉर्मली अगर डिप्रिसिएशन लगाएंगे तो साल के बाद आप 15% उसे रिड्यूस करेंगे, एक साल बाद 15% रिड्यूस होएगा, बट क्या कर सकते हैं बस। तो यही हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि मार्केट में उसकी वैल्यू अभी क्या चल रही है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ध्यान में नहीं रखने का। हमको क्या ध्यान रखने का है, एसेट जितने में परचेज हुई उतने पे ही रिकॉर्ड करें, दैट्स इट। इसको कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या लागत कॉन्सेप्ट, यानी कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, है ना, ऐतिहासिक लागत अवधारणा। तो उसी पे ही रखने का है सर हम, लेकिन उस पर थोड़ा रखते हैं, उस पर तो डिप्रीशिएशन भी लगा देते हैं। तो ये उसमें से ऑफ कोर्स आप क्या कर सकते हैं, डिप्रीशिएशन यूज मतलब लेस कर सकते हैं, डिप्रीशिएशन को घटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये लिखा है हमने कि फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस, लेस घटाया जा सकता है क्या, डिप्रीशिएशन टिल डेट, जिस तारीख पे आप बना रहे हैं उस तारीख तक में आप डिप्रीशिएशन उसमें से घटा सकते हैं, उसमें से मूल्यह्रास को घटाया जा सकता है। चेंज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टरवर्ड विल नॉट बी कंसीडर्ड। एक बार जो संपत्ति आपने जितने पे दर्ज कर ली, अब बाजार में उसके क्या मूल्य चल रहे हैं, बाजार मूल्यों में परिवर्तनों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, उसको उसमें ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सी डी डी सी डी एम ए की बात कर रहे हैं हम। सी डी डी स्टैंड्स फॉर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, द्विपक्षीय अवधारणा। द्विपक्षीय, ये थोड़ा सा लिखा तो सही था बट ये पीडीएफ में कन्वर्ट किया तो उसमें गलती हो गई थोड़ी सी, पता नहीं वो क्या करता है, भगवान जाने क्या किस तरह से लेता है। द्विपक्षीय है ना, किधर आती है द्विपक्षीय अवधारणा, हिंदी वाले थोड़ा सा मात्राओं का ध्यान रखेंगे। द्विपक्षीय अवधारणा इस तरह से लिखा है। दिस कॉन्सेप्ट इज द कोर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। द्विपक्षीय का मतलब मैं सिंपल यार इतना सा बताऊं ना आपको कि आप एंट्री अकाउंटिंग एंट्रीज पास करते हैं, क्या करते हैं अकाउंटिंग एंट्री पास करते समय, यस ऑफ कोर्स एक चीज डेबिट होती है एक चीज क्रेडिट होती है। तो द्विपक्षीय अवधारणा ही कहती है यही है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, जो भी सौदा हुआ, जो भी घटनाएं हुई, जो भी इवेंट्स हुए हैं, उसके दो एस्पेक्ट्स होंगे, दो पहलू होंगे ही होंगे, दो पक्ष होंगे, एक पक्ष की बात है। इसका मतलब अकाउंटिंग एंट्रीज डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है, तो दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम इसी पे टिका हुआ है, डबल एंट्री सिस्टम इसी पे टिका हुआ है, दोहरी लेखा। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एवरी ट्रांजैक्शन, प्रत्येक व्यवहार एवं इवेंट यानी कि घटना के दो एस्पेक्ट्स होंगे, दो पक्ष होंगे, दो पक्ष होंगे, ये पक्की बात है और हम जानते ही हैं, मुश्किल नहीं कोई, ठीक है। नेक्स्ट, वन इज डेबिटेड एंड अनदर इज क्रेडिटेड, एक डेबिट तो एक क्रेडिट। On the basis of this concept, accounting equation is developed। क्या लेखांकन समीकरण है ये पक्का, मतलब मैं पक्का तो क्या कह सकता हूँ, बट ये कह सकता हूँ कि इस पे भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पास। लेखांकन समीकरण या अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या भैया है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ये याद रखेंगे आप, ये सिखाया भी गया था आपको, है ना? अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा इसको और एलोबरेट करूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि
मैं थोड़ी देर के लिए एसेट कैपिटल लाइबिलिटी है ना, मैं लिखने में थोड़ा सा ऐसा मरता हूँ, बट यहीं पे लिखता हूँ मैं इसको ऐसे, ए इज इक्वल टू सी प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, मैं इसको इस तरह से डिनोट करूंगा। तो क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, ए माइनस एल इज इक्वल टू सी, ये उधर जाएगा तो माइनस ही होएगा ना भाई, होगा। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए माइनस सी इज इक्वल टू एल। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सी प्लस एल इज इक्वल टू ए। तीनों में से कुछ भी है, बात है की है। समझते हैं बात को, ये लिखूं चाहे ये लिखूं चाहे ये लिखूं चाहे ये लिखूं, है तो मैथमेटिकली एक ही बात। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और उस क्वेश्चन में लिख के दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंटिंग इक्वेशन, ये चार ऑप्शन थे आपके पास, लिख कुछ भी सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही है, सेम ही चीज है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आया कि अकाउंटिंग इक्वेशन निम्न में से कौन सी है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी कंसीडर्ड एज अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है ना, मैं ऐसे बोलता हूँ कि ये ऑप्शन ए है, ये बी, सी, डी। अच्छा, वैसे मैं चलो मैं एक काम करता हूँ, उसका थोड़ा सा मैं 1 मिनट के लिए मैं आपको क्वेश्चन ही बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन था। अरे मेरे उड़ गए, 1 मिनट। मैं डी ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, बिना पेन के इस्तेमाल करना माउस से थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है, क्या करें। हाँ जी, हम बोल रहे थे डी ऑप्शन, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ डी अबव। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए बी सी डी, विच ऑप्शन इज करेक्ट, तुरंत बताएं फटाफट से। अरे बोलो ना यार, एक तो है ना तुम इंटरेक्टिव नहीं रखते, मेरे को क्या है, तुम्हारी चेहरा नहीं दिखेगा ना जब तक, तो मुश्किल रहता है मामला। तुम लोग बोलते ही नहीं, आधे से ज्यादा तो रिपीट ही नहीं करते मेरे साथ। बोलने का है भाई, शर्माना किस बात का है? हाँ जी, अरे बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो तुम? हाँ, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अगर पूछें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी कंसीडर्ड एज अकाउंटिंग इक्वेशन, निम्न में से किसे लेखांकन समीकरण माना जाएगा, ए बी सी डी। हाँ, यस, कई बच्चे बोल रहे हैं सर ऑप्शन है डी, डी ऑप्शन बोल रहे हैं कुछ, बट गलत, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। ठीक है, अब चलो मैं ये बता दूं आपको कि एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन आया है, ये कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन आ गया है, और 3-4 बार क्वेश्चन आया है उसमें आपको एक ही चीज याद रखनी है, अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल इज प्लस लायबिलिटी, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट।
ये दोनों ऑप्शन उस पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हैं, ये ऑप्शन ठीक नहीं। अब जो है सो है, क्या कर सकते हैं, एग्जाम है, कुछ भी हो सकता है। अब आप मजे की बात सुनना कि एक ऑप्शन और क्या आया हमारे पास, है ना। ऑप्शन आया, मैं उसे डी ऑप्शन क्रिएट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये हटा देना आप, डी ऑप्शन ये नहीं है। हाँ जी, तो हम बोल रहे हैं डी ऑप्शन ऐसा आया, सी प्लस एल इज इक्वल टू ए। अभी क्या ठीक है, डी ऑप्शन ही नहीं है, ये वाला नहीं है, ठीक है ना। ये ऑप्शन नहीं है। अभी क्या करें, अब कौन सा ऑप्शन ठीक है। ए, बी, सी या डी। अब देखिए, बी और सी तो नहीं हो सकते सर, ये क्यों नहीं हो सकते, कारण बताएं इसके रिगार्डिंग, आपने पहले वाले में नहीं बताई बात। देखिए, वो कह रहे कि ये जो दो इक्वेशंस आपने बनाई हैं, दीज आर मॉडिफाइड, आपने इसको उधर ले गए, इसको उधर ले गए, ये ऐसे किया, तो ये मॉडिफाइड किया है आपने, मॉडिफाई किया है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, दीज आर नॉट टू बी कंसीडर्ड एज योर। अब ये तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, ये तो आपने क्या किया है कि सिंपली सी एल प्लस को उधर ले गए, को इधर ले आए, ये तो बराबर है, अभी भी इक्वेशन दोनों जगह पे बराबर ही। अब ऑप्शन क्या है, अब इंस्टीट्यूट ने यानी कि आंसर की में अब ऑप्शन बदला हुआ आया, और ऑप्शन इस बार क्या आया, ये ऑप्शन गलत। सर कंफ्यूज कर रहे हो आप हमारे को, अभी मैं लॉजिक दे दूंगा आपको कि क्या करना है। ये ऑप्शन किस बेसिस पर सही बोला गया, ये किस बेसिस पे सही बोला गया, ये सही बोला गया है बैलेंस शीट के बेसिस पर। बैलेंस शीट में इस साइड पर कैपिटल और लाइबिलिटीज होती है, और इस साइड पर एसेट्स होती है, समझ रहे हैं हम बात को, तो बस उसी के बेसिस पर ये काम किया गया। सो अब मैं आपको एक छोटा लॉजिक देता हूँ, अब हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे बन करके आएगा कि अगर ए बी सी और डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव करके लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि या तो ए इज इक्वल टू सी प्लस एल हो, या सी प्लस एल इज इक्वल टू ए हो, इन दोनों में से कोई सी भी हो, वो वो ठीक होगी, ठीक है। इन दोनों में से चार ऑप्शन में अगर इन दोनों में से कोई भी एक दे रखा हो, तो डेफिनेटली इन दोनों में से एक कोई भी होगा, वो ऑब्जेक्ट ठीक किया जाएगा। दूसरा, ऑल ऑफ दी अबव तो कभी भी मत कर देना, है ना, ये दो तो हो ही नहीं सकता है कभी भी। तो वापस से बोलता हूं कि अगर हमारे पास ए बी सी डी चार ऑप्शन है, चार में या तो ये ए वाला या ये डी वाला, दोनों में से कोई एक हो, तो उसको ऑप्ट करना है, उसको सही टिक करने का है। और दूसरी साइड पर ऑन द अदर साइड, अगर दोनों ही ऑप्शन आपको एग्जाम में मिल जाए, तो फिर किसको ठीक करेंगे, तो फिर हम करेंगे कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, ठीक है। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सही मायनों में इक्वेशन होती है, सही जो जो आप पढ़ते हैं वो होती है ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, लिखी इस तरह से जाती है। लेकिन ठीक है, इंस्टीट्यूट ने जो किया हुआ है, जो एग्जाम में एक बार एक ही बार आया है ऐसा सिचुएशन जब दोनों दी हुई है, तो फिर हमको फिर सी प्लस एल इज इक्वल टू ए को अडॉप्ट करना है अकॉर्डिंग टू द बैलेंस शीट, तो इसलिए याद रखेंगे, ये एग्जाम में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलता हूँ आगे, नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट है एम,
सी पढ़ा, सी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट कॉन्सेप्ट, सी डी ड्यूअल एस्पेक्ट, दोहरी लेखा प्रणाली या द्विपक्षीय अवधारणा, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है ना। सी डी एम, एम स्टैंड्स फॉर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मुद्रा मापन अवधारणा। यार बताऊं क्या, बोलने की जरूरत ही नहीं। लास्ट वाली जो क्लास है उसमें हमने पढ़ा भी था, मैंने क्या पढ़ाया था, आइडेंटिफिकेशन, सौदों को पहचानना कि कौन से सौदे दर्ज होंगे, कौन सी घटनाएं दर्ज होंगी, कौन सी नहीं। तो कौन सी होंगी, जो फाइनेंशियल होंगी, वित्तीय होंगी, जिन्हें मुद्रा में, मनी में मेजर किया जा सकेगा, ओनली मॉनेटरी। तो बस मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि अपनी बुक्स में उन्हीं को रिकॉर्ड करो जो 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 मनी में हो, मनी मुद्रा में मापा जा सकता था, और कुछ बात ही नहीं। तो transactions in event that expressed in terms of money can only be recorded in the business book, उन्हीं को रिकॉर्ड किया जा सकता है, और ओनली भी, केवल और केवल उन व्यवहारों एवं घटनाओं को ही व्यवसाय की लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जा सकता है जिन्हें जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। ठीक है, तो हमने किस किस के ऊपर बात करी अभी तक, सी डी एम, अब आ गया है ए, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, उपार्जन की अवधारणा। उपार्जन अवधारणा क्या है, अप्रूवल यार, सिंपल अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब होता है आप ड्यू 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 किया आपने, पीएनएल बनाते हो, ट्रेडिंग बनाते हो, किस बेसिस बनाते हो, ड्यू बेसिस पर बनाते हो। ट्रेडिंग पीएनएल जो आप करते हो वो ड्यू बेसिस पे करते हो, यानी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस या लॉसेस ड्यू हो गए आपने, खर्च, जैसे सैलरी है, सैलरी ड्यू हो गई इस महीने की, लेकिन अभी तक पे नहीं करी है, कोई बात नहीं, आप लेकिन तब भी उसे रिकॉर्ड कर लेते सॉरी, आप तब भी उसे रिकॉर्ड कर लेते हो। बस किस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हो, क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, ड्यू बेसिस, उपार्जन, अक्रूवल बेसिस, मर्केंटाइल बेसिस। तो बस इनका, अच्छा इनकम कब रिकॉर्ड करेंगे अपन, इनकम कब रिकॉर्ड करेंगे, इनकम रिकॉर्ड करेंगे जब वो ड्यू हो जाएंगी, सिंपल है। तो ड्यू होते रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी खर्चे, हानियां, आय या रेवेन्यू, हम उसे कब रिकॉर्ड करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे जब वो ड्यू हो जाएंगे तब। तो इस अवधारणा के अनुसार आय राजस्व को अर्जित करने या हानि व्ययों को खर्च करने पर ही दर्ज कर देते हैं, ना कि उन्हें प्राप्त अथवा चुकाने पर। These are revenues and costs are earned or incurred and तभी कर देंगे, not as a money is received or paid। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।